बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के कोरोना के आंकड़ों के साथ। देखिए, पिछले 24 घंटे में कल के मुकाबले कोरोना के नए मामले बढ़ गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 2,67,334 मामले आए हैं, लेकिन कोरोना से मौत का रिकॉर्ड रोज टूट रहा है। पिछले 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 4529 लोगों की जान गई है। अच्छी बात यह है कि आज भी कोरोना के नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। 24 घंटे में 3,89,851 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं और इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 32,26,719 हो गई है। ये बहुत अहम आंकड़े हैं आज के, क्योंकि लगातार मामले कोरोना के कम होते दिख रहे थे, लेकिन एक बार फिर आज आंकड़े बढ़ गए हैं। देखिए, 2,67,334 नए केस आए हैं पिछले 24 घंटे में और 4,529 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर इस बीच ये भी है कि 3,89,851 लोग, करीब 4 लाख लोग ठीक होकर घर भी गए हैं। बिल्कुल ठीक हो गए हैं कोरोना से अपने इलाज के बाद, और वो लोग ठीक हो गए। ये एक राहत भरी खबर है इस बीच, लेकिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल 2,63,533 मामले आए थे और आज 2,67,000, 4,000 से ज्यादा मामले बढ़ गए हैं। और पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे थे मामले धीरे धीरे डिप कर रहे थे, कम होते जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर आज जो पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि मामले बढ़े हैं। लेकिन इन सब के बीच मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। 4,529 लोगों की जान गई है पिछले 24 घंटे में, और उसके पहले के आंकड़े की बात करें तो 4,329 लोगों की जान गई थी। लोग मामले कम हो रहे थे, लोग ज्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, लेकिन इस बीच मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। मौत का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। 15 मई को 3,890 लोगों की जान गई थी, 16 मई को 4,077 लोग, 17 मई को 4,106 लोगों ने जान गंवाई संक्रमण की वजह से। और ये सारे आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और आज 4,529 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। मामले भले कम हो रहे थे, लेकिन एक बार फिर करीब 4,000-4,500 मामले आज बढ़ गए हैं पिछले 24 घंटे में। कल 2,63,000 से ज्यादा मामले थे, आज 2,67,000 से ज्यादा मामले हो गए हैं। और इसमें देखिए, हमारे साथ इस पूरे मसले पर बात करने के लिए वरिष्ठ डॉक्टर अरविंद कुमार साहब जुड़ गए हैं। जाने माने डॉक्टर है, देश के इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी न्यूज पर। सर, कई सारी चीजें, आंकड़े तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे सर उनको। और मेरा सबसे अहम सवाल, अब इन आंकड़ों के बीच, आंकड़े तो लगातार हम दिखा रहे हैं, उम्मीद यही है कि ये फिर से डिप होना शुरू होंगे, कम होंगे। कल से सर एक चर्चा शुरू हो गई है सिंगापुर वेरिएंट की। ये क्या है सर, कितना खतरनाक है अगर है तो? आदर्श जी, पहले तो आपको और एबीपी न्यूज के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे इनवाइट करने के लिए पुनः धन्यवाद। जैसा कि आपने दिखाया कि आंकड़े कल थोड़े से कम हुए थे, मतलब परसों कम हुए थे, और कल के 24 घंटे में थोड़े से बढ़े हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि जब इतना ज्यादा पीक होता है, जहां 4-4.5 लाख के केसेस हो रहे थे, तो जब ये पीक के बाद प्लेटो होगा और नीचे आएगा, तो हम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि जिस स्पीड से वो गया था उसी स्पीड से कम भी होगा। उसके नीचे आने की स्पीड जो है वो स्लोअर होगी, और वो धीरे धीरे, बीच में एक आध फिर बढ़ जाएगा, फिर कम आएगा, अल्टीमेटली वो धीरे धीरे नीचे आएगा। दूसरा, डेथ की बात क्लैरिफाई कर दूं कि इससे लोग शंका में होंगे कि अगर नंबर कम हो रहे हैं तो डेथ क्यों बढ़ रही है। तो आदर्श जी, डेथ जो है, कोरोना का आरटीपीसीआर पॉजिटिव होना और उस व्यक्ति की, रोगी की मृत्यु होना में यूजुअली 10-15 दिन या उससे भी ज्यादा का गैप हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसकी बीमारी कितनी सीवियर है, उसको कितना अच्छा ट्रीटमेंट मिला है, आईसीयू केयर वगैरह कितनी अच्छी मिली है। तो जो हमारे अब से हफ्ता भर पहले वो 4 लाख के केसेस पीक हुए थे, उसका असर हम डेथ रेट में अगले हफ्ता 10 दिन तक देखते रहेंगे, और शायद जून पहले हफ्ते के बाद जाकर हमारी डेथ का आंकड़ा कम होना शुरू होगा। ये तो था उन आंकड़ों के बारे में। आदर्श जी, आपने ये बहुत अहम सवाल उठाया है अबाउट सिंगापुर स्ट्रेन। तो पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये कोई सिंगापुर स्ट्रेन नाम की कोई अभी WHO द्वारा रिकॉग्नाइज्ड या उस तरह से जेनेटिक सीक्वेंस द्वारा चेक किया गया कोई नया स्ट्रेन नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ट्वीट किया था, वो ट्वीट किया था उन्होंने सिंगापुर के कुछ, देखिए सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसने अपने केसेस को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल किया था, लेकिन पिछले चंद हफ्तों महीनों में उनके यहाँ भी केसेस बढ़ रहे थे,
और वो जो केसेस नए आ रहे थे वो मेनली जो उनकी माइग्रेंट लेबर वाला एरिया है, जहां पर जो अप्रवासी जो बाहर से लोग वर्कर्स आए हुए हैं वो रहते हैं, मेनली उन एरिया से उनके नए केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। लेकिन अभी पिछले चंद दिनों में उनके स्कूल्स में 37-38 केसेस उनकी लोकल पॉपुलेशन में बच्चों में आए हैं। और उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि शायद ये कोई सिंगापुर का नया स्ट्रेन है जो बच्चों को स्पेसिफिकली इफेक्ट कर रहा है और उससे हमें सचेत रहने की जरूरत है। जिसके रिस्पांस में कल सिंगापुर एम्बेसी ने रिस्पॉन्ड किया कि ये कोई नया स्ट्रेन नहीं है, ये B12617 स्ट्रेन है, ये वही स्ट्रेन है जो भारत में मौजूद है और शायद भारत से ही वहां गया है और इसमें कोई नए स्ट्रेन की बात नहीं है। तो अब ये अभी तक WHO की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट कि ये कोई उन्होंने सीक्वेंसिंग द्वारा इसमें कोई नया म्यूटेशन डिस्कवर किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि अभी हम इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करना शायद जरूरी नहीं है, क्योंकि यह आइडेंटिफाइड नया स्ट्रेन नहीं है, यह एक घटना पर आधारित है। और सिंगापुर एम्बेसी का कहना है कि यह इंडिया का ही स्ट्रेन है जो वहां भी हो रहा है। जी, तो डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, बच्चों को लेकर जो शंका जताई जा रही है कि बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, तो आप जिस तरह से बता रहे हैं और सिंगापुर एम्बेसी भी कह रही है B1617 वही वेरिएंट है जो हमारे यहाँ भी है, वही वहां पर भी पहुंचा हुआ है या वहां पर भी है पहले से, तो बच्चों के लिए खतरा उतना ही है जितना पहले था? जी आदर्श जी, अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें, लास्ट ईयर इस वायरस ने हमारी 60+ पॉपुलेशन को मेनली इफेक्ट किया था। इस बार जितने भी मैक्सिमम केसेस हुए हैं और जो मैक्सिमम डेथ्स हुई हैं वो 30 to 49 एज ग्रुप में हुई हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे थे इस एज ग्रुप में जिनको एक्चुअली जो कोमॉर्बिडिटीज बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी उनको सिवियर डिजीज हुई है और डेथ्स भी हुई है। इसके दो पॉसिबल कारण हो सकते हैं। एक तो कारण यह है कि जो हमारी 45+ पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन हो चुका था और प्रोबेबली लास्ट ईयर जो हुआ था उसके डर के मारे शायद वो पॉपुलेशन घर के अंदर थी और 30 to 49 वाली जो पॉपुलेशन थी वो अनवैक्सीनेटेड थी और वो बाहर मोबाइल ज्यादा थी, उनका एक्सपोजर ज्यादा हुआ, इसलिए उनमें डिजीज ज्यादा हुई, इंसिडेंस ज्यादा हुआ डिजीज का। और जब इंसिडेंस ज्यादा है तो अगर 1-1.5% भी हम मोर्टेलिटी माने तो वो डेथ में कन्वर्ट हो रहा है। यह मुद्दा कि क्या यह वेरिएंट यंग लोगों को स्पेसिफिकली इफेक्ट करता है और क्या ये उनमें इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी कॉज करता है, ये एक स्पेक्यूलेशन है जिसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और फाइनल प्रूफ आना बाकी है। इसकी कोरोलरी अगर हम देखें तो अब हमारा 18 से 45 वाला एज ग्रुप भी वैक्सीनेट होने जाना है, तो उसके बाद जो हमारा अनवैक्सीनेटेड अनप्रोटेक्टेड ग्रुप होगा वो 18 साल से कम उम्र का गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली शिशुवती लैक्टेटिंग मदर्स हैं। तो नेचुरली ये वायरस अब उन ग्रुप्स को अफेक्ट करेगा, ये डर बिल्कुल वाजिब है और ऐसा हो भी सकता है। जी, तो सर मुझे एक बात बताइए हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि वो भी समझना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए कौन से जरूरी कदम उठाए जाएं सर? आदर्श जी, मेरे ख्याल से सबसे जरूरी कदम तो ये है कि हम 18 से कम एज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनके वैक्सीन को जल्दी से जल्दी टेस्ट करके हम उनमें भी वैक्सीनेशन पूरे जोर शोर से शुरू करें। एक तो यह बहुत ही मेरे ख्याल से सबसे अहम कदम तो यह है कि हम जितनी भी जल्दी हो सके उस तरह से इस वैक्सीन की 2 to 18 वाले एज ग्रुप में सेफ्टी डिटरमिन करें और जैसे ही सेफ्टी डिटरमिन हो जाए मैक्सिमम प्रयास लगाकर इस एज ग्रुप को भी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करें, क्योंकि इस एज ग्रुप में इफेक्ट होने का देखिए प्रॉब्लम होगा। अगर बच्चे इफेक्ट हुए और बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए तो बच्चों को आप अकेला नहीं छोड़ सकते, बच्चों के साथ माता या पिता को जरूर रहना पड़ेगा और फिर वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो बच्चों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और दूसरा जो बहुत अहम बिंदु है कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे हमारे हेल्थ फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स सब एडल्ट ओरिएंटेड हैं, उनमें वयस्कों बड़ों के लिए ही सारी फैसिलिटीज हैं। जो बच्चों की फैसिलिटीज, पीडियाट्रिक या इन्फेंट्स या नियोनेट्स के लिए जो आईसीयूज या वार्ड्स हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है।
तो हमें इस बीच में पूरा प्रयास करके अपने सारे हॉस्पिटल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, मैन पावर ट्रेनिंग के हिसाब से, जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनकी ट्रेनिंग, नर्सेज की ट्रेनिंग, सबकी ट्रेनिंग, कि भगवान ना करे अगर ये वाकई आता है थर्ड वेव और बच्चों को अफेक्ट करता है, तो कम से कम जो इस बार सेकेंड वेव में हाल हुआ, ऐसा हाल ना हो, हम अनप्रिपेयर्ड ना पकड़ लिए जाएं। ये दो चीजें करने की जरूरत है, ठीक है, वैक्सीनेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रिपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं और बच्चों के लिहाज से हमें इस तरह की तैयारी जरूर करनी ही होगी, क्योंकि अगर हम बच्चों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो स्थिति और बुरी होगी। और जिस तरीके से आपने कहा कि वैक्सीन के बारे में सबसे पहले सोचना होगा बच्चों के लिए, और इसीलिए जो जानकारियां मिल रही हैं, जो कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि ट्रायल जारी है, क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू होगा इसका, उम्मीद करते हैं जल्दी ही वैक्सीन बच्चों के लिए भी होगी ताकि वो भी पूरी तरह सुरक्षित हो पाए। लेकिन सर देखिए, वैक्सीन की बात हम लोग कर रहे हैं, अब वैक्सीन को लेकर ना थोड़ा इधर बीच कुछ कंफ्यूजन हो गया है। कंफ्यूजन कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन लोग थोड़ा शंकित है कि आखिर वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद भी मौत कैसे हो जा रही है। हमारे कई सीनियर डॉक्टर्स की जान चली गई, बहुत सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स की जान चली गई, और भी तमाम लोग जिन्होंने 2 डोज लगवाए हुए थे। आदर्श जी, कल भी इसी टाइम पर हमने भावना जी के साथ यही टॉपिक डिस्कस किया था, स्वर्गीय डॉक्टर के अग्रवाल की दुखद मृत्यु के कंसर्न में। तो मैं उसको फिर से दोहरा दूं क्योंकि ये बहुत मुद्दा है। मैं आई एम ग्रेटफुल कि आपने इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि इसको बार बार देशवासियों के लिए क्लैरिफाई किया जाना जरूरी है। देखिए, जब ट्रायल्स हुए थे तब ये कहा गया था कि वैक्सीन जो है वो हमें मृत्यु, आईसीयू में भर्ती होना, वेंटिलेटर पे जाना, सीवियर बीमारी, इससे करीब करीब 100% प्रोटेक्शन दे रही है, और जो बीमारी होना, माइल्ड बीमारी है, उससे 70-75% प्रोटेक्शन दे रही है। ऐसे रिजल्ट्स हमारे फेज 3 ट्रायल्स में आए थे, दोनों ही वैक्सीन के। लेकिन जो पिछले 6 हफ्ते में हमने ग्राउंड रियलिटी देखी है, तो कई ऐसे व्यक्ति जिनको दोनों डोज मिल चुकी थी और दोनों डोज के बाद 2 हफ्ते गुजर चुके थे, उनमें भी मृत्यु भी हुई है, वो लोग वेंटिलेटर्स पे भी गए हैं, आईसीयू में भी हैं, सीवियर डिजीज भी हुई है। यानी फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट और जो ये फेज 4 जो रोल आउट के बाद क्लिनिकल सिनेरियो होता है, उसमें थोड़ा सा फर्क है। लेकिन मैं एक बहुत क्लियर बात कह दूं कि अगर आप इंसिडेंट्स देखेंगे तो लास्ट ईयर जितने डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स की मृत्यु हुई थी, जबकि लास्ट ईयर हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस इस साल से कहीं कम थे, लेकिन डेथ्स कहीं गुना ज्यादा थी। इस बार हमारे टोटल केस वॉल्यूम कई गुना ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी ये जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो कई गुना कम है। तो ये जो मेन डिफरेंस आया है, ये वैक्सीन की वजह से आया है। इसलिए मैं बिल्कुल क्लियर मैसेज सबको देना चाहूंगा कि ये मत समझे कि वैक्सीन लगवाना किसी भी प्रॉब्लम से 100% प्रोटेक्शन है। 100% नहीं है, लेकिन बहुत हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। इसलिए आज के संदर्भ में वैक्सीन लगवाने में ही समझदारी है। ऐसा करने से हम अपने को, अपने परिवार को, समाज को और देश को इस कोरोना से मुक्ति दिलाने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। हमें हर हालत में जल्दी से जल्दी जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, स्पुतनिक हो, तीनों में से जो भी आपके शहर में मिले, कृपया शीघ्रातिशीघ्र उसको लगवाएं। किसी शंका पर, किसी व्हाट्सएप की खबर पर या किसी भी इस तरह की जो न्यूज हैं, इनसे आप वो ना हो, मतलब विचलित ना हो। आदर्श जी, सर एक बात समझाइए, आपने बहुत डिटेल में इस चीज को समझाया है और लोगों में केवल कंफ्यूजन है, लोग समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये है क्या पूरा। तो इसका मतलब हम ये माने कि वैक्सीन जो है वो मौत को रोकने में कामयाब है, और अगर है तो कितनी कामयाब है? पूरी तरीके से कामयाब है, एक लेवल तक? आदर्श जी, अगर आप इसका परसेंटेज जानना चाहें तो मैं ये बताऊंगा कि ये अभी एक रिसर्च का विषय है कि कितने % ये मौत को रोक रही है। इसकी फिगर ऑफ एंड आज कोई भी व्यक्ति देने की पोजीशन में नहीं होगा। मैंने आपको फिगर्स बताई कि फिगर्स जो डेथ्स की हैं वो इस साल पिछले मुकाबले कई कम हैं। बहुत से लोग चिंतित हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं उसके 3 पॉसिबल कॉजेज बता सकता हूं। एक कॉज ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों में जो दोनों डोजेज लगी, उनके शरीर ने शायद उसको उस तरह का एंटीबॉडी रिस्पांस नहीं दिया जैसा बाकी लोगों ने। ये एक संभावना है कि उनमें एंटीबॉडी नहीं बनी, या
दूसरी संभावना बनी लेकिन समुचित मात्रा में नहीं थी, या जैसे न्यूट्रलाइजिंग टाइप ऑफ होती हैं स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट, वो उतनी इफेक्टिव नहीं थी। ये दूसरी संभावना है। और तीसरी संभावना है कि एंटीबॉडी पूरी बनी लेकिन जो स्ट्रेन उनके शरीर में गया वो उन एंटीबॉडीज से रेजिस्टेंट था। या एक चौथी संभावना है कि उनको डोज, जो इन्फेक्शन की डोज थी वो इतनी हैवी थी कि जो एंटीबॉडीज थी वो कहीं ना कहीं उस डोज को रोक पाने में कामयाब नहीं हुई। ये चारों संभावनाएं हैं। अब एक्चुअली क्या कारण होगा ये रिसर्च के बाद ही पता लगेगा। आदर्श जी। ठीक है सर, आप इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं तो मैं ये सवाल जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि तमाम कंफ्यूजन्स आपने दूर किए वैक्सीन लगवाने को, 2 डोज लगवाने को, एक बार थोड़ा सा बड़ी पिक्चर समझाइए लोगों को भी, हमारे दर्शकों को भी, कि वैक्सीन लगवाने के फायदे क्या है और वैक्सीन लगवाना ही चाहिए। जी आदर्श जी, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन वायरस का ही एक पार्टिकल है जो मतलब एक तरह से डेड होता है। उसमें एंटीबॉडी रिस्पांस माउंट करने की कैपेबिलिटी होती है लेकिन डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। जब हम उसको अपने हाथ में इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी उसको एक फॉरेन बॉडी की तरह रिकॉग्नाइज करती है और उसके अगेंस्ट कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती है और एक सेल म्यूटेट, कुछ सेल्स होती हैं उनको भी एक्टिवेट करती है। ये दोनों चीजें मिल करके बॉडी में उस वायरस के, उस पार्टिकल के खिलाफ एक डिफेंस मैकेनिज्म बना देती हैं कुछ समय के बाद, कि भविष्य में अगर वो वायरस पार्टिकल हमारे शरीर में एंटर करेगा तो ये जो हमारे केमिकल्स हैं और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये दोनों मिल करके उसको हमारी कोशिकाओं के अंदर जाने से रोक देंगे। ये वैक्सीन इस तरह काम करती है। तो जो कोरोना के खिलाफ वैक्सीन आई है, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो या स्पुतनिक हो, उसमें भी ऐसे ही होता है। हम जब पहली डोज देते हैं तो वो बॉडी में इम्यून रिस्पांस की शुरुआत करती है जो एक लिमिट तक जाता है। कुछ गैप के बाद, जिस गैप में बॉडी इसको बनाती है, हम एक सेकेंड डोज देते हैं जो बूस्टर का काम करती है। वो बॉडी को रिमाइंड कराती है, तो बॉडी में जो मेमोरी होती है उसके बेसिस पे इस बार बॉडी और ज्यादा रिस्पांस माउंट करती है, जिससे हमें एडिक्वेट लेवल्स ऑफ एंटीबॉडी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये दोनों मिल जाती हैं, जिससे हमें प्रोटेक्शन आता है। अब ये जो हमने एंटीजन डाला है, ये कितना इफेक्टिव एंटीबॉडी रिस्पांस माउंट कर पाएगा, इस पर इसकी इफेक्टिवनेस निर्भर करती है। अब जैसे आपने सुना होगा फाइजर और मॉडर्ना ने ये कहा कि उनकी जो एफिकेसी है वो 95-94% है, यानी जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनमें से 95% को एक्सपोजर होने की सूरत में इन्फेक्शन नहीं होगा। हमारी वैक्सीन की एफिकेसी 70 और 80% के बीच में है। तो मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि आप इस डिफरेंस से हतोत्साहित ना हो। जो ये 70-80% है ये भी बहुत अच्छी है और इससे डेफिनेट फायदे हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम इस गलतफहमी में ना रहें कि वैक्सीन का मतलब 100% प्रोटेक्शन हो गया और अब हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को गो बाई कर सकते हैं। ये क्लियर मैसेज कृपया आप सब समझ लें कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी हमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, बंद जगहों पे ज्यादा लोगों का इकट्ठा ना होना और हैंड हाइजीन करना, यह 4 चीजें करती रहनी हैं जब तक ये वायरस हमारे देश में और पृथ्वी पे मौजूद है। और मैं ये भी कन्वे कर दूं कि 2021 में ये चीजें यहां से नहीं जाएंगी। हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को 2021 में अपना लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए। आदर्श जी। ठीक है सर, ये जो ट्रीटमेंट में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग हो रहा था और बार बार प्लाज्मा को लेकर लोग बहुत परेशान थे, प्लाज्मा अरेंज नहीं हो रहा था, अब आईसीएमआर ने कह दिया कि प्लाज्मा थेरेपी ठीक नहीं है। ये कंफ्यूजन क्या है सर? आदर्श जी, जब प्लाज्मा थेरेपी लास्ट ईयर शुरू में कुछ रिपोर्ट्स आई थी तो उस समय जो फर्स्ट रिपोर्ट थी उसमें लोगों ने कहा था कि जैसे कुछ ये फायदा होगा। उसके बाद फिर कुछ बड़े ट्रायल्स किए गए जिसमें फायदा नहीं दिखा जैसा एक्सपेक्टेड था। तो उसके बाद कई एजेंसीज ने इसको अपने क्लिनिकल प्रोटोकॉल से निकाल दिया था।
बट कुछ कारणों से आईसीएमआर ने इसको अपनी क्लिनिकल प्रोटोकॉल में फिर भी रखा था, लेकिन उसके बाद और फर्दर ट्रायल्स चलते रहे जिनसे ये इफेक्टिवली प्रूव हो गया कि जो ये थेरेपी है इससे मरीज के डेथ में, मरीज के आउटकम में, माइल्ड डिजीज मॉडरेट सीवियर कन्वर्ट होने में किसी भी तरह का कोई फायदा रोगियों को नहीं आ रहा है और इसीलिए अब इसको आईसीएमआर की प्रोटोकॉल से निकाल दिया गया है। तो मैं ये बता दूं कि जो कोरोना की ये साइंस है ये बहुत ही रैपिडली इवॉल्विंग साइंस है। हमारा टोटल एक्सपीरियंस 1.25 साल का है और हम ऑन द वे कर भी रहे हैं और लर्न भी कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि कई चीजें कुछ महीने पहले एडवाइस थी, आज नहीं है। हो सकता है आज से 3-4 महीने बाद जब हम प्रोग्राम करें आदर्श जी, तो आज की कई चीजों को हम उस समय डिस्कार्ड कर चुके होंगे। यह एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। जैसे जैसे एविडेंस आती जा रही है, एजेंसीज उनके अनुसार चेंज करती जा रही है। आज की तारीख में प्लाज्मा थेरेपी का कोई रोल नहीं है। आदर्श ठीक है सर, कोरोना से तो लोग परेशान हैं, लेकिन अब ब्लैक फंगस का प्रकोप जो है वो और ज्यादा डरा रहा है सर, इससे बचेंगे कैसे? जी जी आदर्श जी, ब्लैक फंगस क्या है? एक्चुअली ये फंगस कोई ब्लैक नहीं होता है। यह एक फंगस है जिसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस और यह हवा में, मिट्टी में, पानी में कई जगह होता है। नॉर्मली भी जब हम सांस लेते हैं तो इसके स्पोर्स जो हैं हमारे शरीर में जाते हैं, लेकिन जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो इनको हमारे शरीर में पैर जमाने से रोकती है और इस वजह से एक नॉर्मल व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन नहीं होता। अब कोविड के जो मॉडरेट और सीवियर पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको स्टीरॉइड्स यूज किए जा रहे हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट्स में मॉडरेट सीवियर डिजीज का चांस ज्यादा है। तो ये जो अनकंट्रोल और डायबिटीज स्टीरॉइड दिए जाने से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो ये जो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड, खासकर से अगर उसमें कीटो एसिडोसिस हो जाए, एसिड बनना हो जाए, और दूसरा हेवी डोजेज ऑफ स्टीरॉइड्स गिवन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये दो चीजें मिलके पेशेंट की इम्यूनिटी को बहुत लो कर देती हैं। और जब उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो जो ये फंगस है ये हमारे शरीर में आसानी से पैर पकड़ लेते, जड़ कर लेता है और ग्रो करता है। दूसरी चीज जो शायद हो रही है कि जो ऑक्सीजन को देने के लिए एक चेंबर यूज किया जाता है जिसमें से पानी में से वो ऑक्सीजन पास होती है, अगर उस चेंबर को साफ ना किया जाए, उसके पानी को स्टेराइल ना किया जाए और जो ट्यूबिंग और मास्क और जो बाकी चीजें यूज हो रही हैं, अगर हम उसको स्टेराइल ना करें तो उससे भी ये चीजें बढ़ सकती हैं। तो इस समय ये नाक से एंटर करता है, हमारे साइनसेस में जाता है, आंख में जाता है और फिर ब्रेन में चला जाता है और ये आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, जिससे काले काले धब्बे से पड़ जाते हैं। इसीलिए इसको हम ब्लैक फंगस कहते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिवेंशन है वो है स्टीरॉइड्स का मिसयूज ना करें। मैं बार बार इसको कहा है कि माइल्ड डिजीज में स्टीरॉइड्स का कोई रोल नहीं है, मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में भी उसको एक समुचित मात्रा में, एक सीमित मात्रा में, सीमित पीरियड के लिए दिया ना जाना चाहिए। अगर इसका मिसयूज होगा तो ये ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते जाएंगे। और दूसरा, हमें ह्यूमिडिफायर बॉटल को भी साफ करने का और उसमें साफ पानी भरने का ख्याल रखना चाहिए। आदर्श जी। ठीक है सर, एक बात बताइए, अब दूसरी लहर हम लगातार देख रहे हैं, आप लोग तमाम तरह के रिपोर्ट्स और डेटा भी देख रहे हैं, मरीजों को भी देख रहे हैं और जो हालात हैं, आंकड़े लगातार हम सब भी बता रहे हैं, आप तक भी पहुंच रहे हैं कि दूसरी लहर कब तक रह सकती है सर? आदर्श जी, इस कोरोना के मामले में किसी ने भी भविष्यवाणी करने की जब कोशिश की है तो पिछले 1.25 साल में प्रायः सब लोग गलत ही प्रूव हुए हैं। लेकिन मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा, बट एज ए डॉक्टर जो बहुत ही केयरफुली इसको ऑब्जर्व कर रहा है, देखिए अभी हम आज 20 मई पर हैं और 19 मई सॉरी, और इसमें अभी हमारे 2,66,000 के करीब पर डे केसेस हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जिस तरह ये नंबर कम आ रहा है, मुझे लगता है जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक तक जाकर शायद वैसी स्थिति आ पाएगी जैसी कि हमारी जनवरी फरवरी में थी। लेकिन मैं पुनः कह दूं कि यह कोई मैं कोई एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैंने कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं की है। जिस तरह केसेस बढ़े थे और जिस तरह घट रहे हैं उसके हिसाब से मैंने एक रफ एस्टिमेट किया है।
कि जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक आते आते यह कंट्रोल में आएगा। ठीक है, लेकिन डेथ्स अभी 2 हफ्ते तक हाई रहेंगी। आदर्श जी। ठीक है सर, एक जो पेशेंट्स को लेकर के अंदर बड़ा कंफ्यूजन है, जो लोग ठीक हो गए हैं, पोस्ट कोविड खांसी बहुत आ रही है सर, तो ऐसे में क्या दवाएं लें, किस तरह से ध्यान रखें? जी, ये देखा गया है कि जितने भी पेशेंट मॉडरेट सीवियर डिजीज के डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं, उसमें से कम 75-80% पेशेंट्स में कुछ को मानसिक प्रॉब्लम्स, कुछ को गले की खराश, कुछ को खांसी, कुछ को चेस्ट में कंजेशन, ज्यादातर को वीकनेस, लिथार्जी, बॉडी एक, शरीर में कोई भी एनर्जी नहीं होना, पैरों में दर्द, ज्वाइंट पेन्स, लेटे से एकदम खड़े होते ही चक्कर आके गिर जाना, हार्ट रेट 110-120 के बीच में रहना, पल्स या कभी कभी 40-45-50 हो जाना और खांसी परसिस्ट करना, या कुछ लोगों को डायरिया और पेट दर्द भी परसिस्ट कर रहा है। तो ये सब पोस्ट कोविड सिंड्रोम नाम की चीजें हैं जो काफी लोगों में परसिस्ट कर रही हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं ये बता दूं कि ये सब समय के साथ धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं अगर आप 2-3 प्रिकॉशंस बड़े बेसिक से कर लें। एक, आप पैनिक करना छोड़ करके सकारात्मक सोच ला लें कि देखो मैं हॉस्पिटल जाके मैनेज होके घर आ गया, अब मैं पक्का कोशिश करके ठीक हो जाऊंगा। यह बहुत जरूरी है। हाई प्रोटीन डाइट बहुत जरूरी है क्योंकि सभी लोग आईसीयूज में वेट लूज करते हैं। जो भी आपको दवाएं दी गई हैं, स्टेरॉइड्स को जल्दी से जल्दी उसको रोकिए, लेकिन डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, बाकी जो दवाइयां हैं उनको नियमित रूप से लीजिए। एक बहुत अहम मुद्दा है ऑक्सीजन अपना सैचुरेशन कई हफ्तों तक कृपया दिन में कई बार रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए, क्योंकि कई लोगों में बाद में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर के साथ रेगुलरली ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो खतरनाक हो सकती है। बहुत धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो कंफ्यूजन है ना लोगों के मनों में, दर्शकों के मनों में, उसको दूर करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।